ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज का कार्यक्रम सोमवार का है, जहां हम जानते हैं विवाह के लिए विभिन्न ग्रहों की भूमिका, चाहे वो सूर्य की बात हो या चंद्रमा की बात हो या नवग्रहों में। हम सोमवार के कार्यक्रम में विभिन्न ग्रहों की भूमिका विवाह के लिए क्या होती है ये जानते हैं। जहां मैंने पिछले सोमवार को आपको बताया था सूर्य की भूमिका के बारे में, आज बताएंगे चंद्रमा के बारे में। और कार्यक्रम अंतिम तक देखिए, जहां कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बताऊंगा और चंद्रमा को समझ लेते हैं। दरअसल एक बात बताता हूं, व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो चंद्रमा ही है। आपका पति कैसा मिलेगा अगर ये जानना है तो अपनी कुंडली में चंद्रमा को देखिए, सप्तम भाव को देखिए, पंचम को देखिए, द्वितीय को देखिए, लग्न को देखिए, नवम को देखिए। अगर इन भावों में चंद्रमा की स्थिति बन रही हो तो बेहतरीन है, और अगर इन भावों के अधिपतियों के साथ चंद्रमा की स्थिति बनती हो तो ये अच्छा होता है। आइए आज की यात्रा में चंद्रमा को नाप लेते हैं। क्या करते हैं वो हमारी कुंडली में बैठ करके। कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। अब आपको आरंभ में कुछ ऐसे नक्षत्रों के नाम बता देता हूं जिन्हें विवाह के लिए जरूर देखा जाता है। ये नक्षत्र हैं मूल, मृगशिरा, अनुराधा, रेवती, रोहिणी, हस्त, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराखाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद। ये कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिसमें विवाह देखा जाता है। एक बात और बताता हूं, कभी भी अगर किसी की कुंडली में और व्यक्ति के मन को अगर पढ़ना हो ना, तो उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को जरूर देख लीजिए। अगर उसकी कुंडली में चंद्रमा पाप से पीड़ित हो, पापक ग्रहों का प्रभाव हो और कुंडली में चंद्रमा पापक ग्रह बन रहा हो, जैसे अगर व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष के सप्तमी के बीच में ना हुआ हो तो वो पापक हो जाता है। पापक ग्रहों का प्रभाव यानी कि चंद्रमा जहाँ बैठे हैं वहाँ पे शनि का प्रभाव हो, शनि उनको देख रहे हो, राहु देख रहे हो, केतु देख रहे हो, मंगल का प्रभाव हो, शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव हो, चंद्रमा अमावस्या दोष में हो, सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हों, तो ये स्थितियाँ अगर होती हैं और चंद्रमा पापक ग्रह बन रहे हों तो व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। बात समझ में आई? या चंद्रमा छठे, आठवें, 12वें भाव के अधिपति हो करके या फिर अगर इन भावों के अधिपतियों के साथ बैठे हों तो ये चंद्रमा कमजोर। हालांकि चंद्रमा को छठे, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता है, परंतु फिर भी ग्रह भाव से परेशान होता है। अब आइए आप लोगों को बता देता हूं कि किन किन भावों में चंद्रमा होते हैं तो विवाह जल्दी कराते हैं, और किन किन ग्रहों में उनकी युति होती है, किन किन भावों में अगर वो युति में जाते हैं किसी ग्रह के साथ तो विवाह जल्दी कराते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं आज कि चंद्रमा विवाह जल्दी कब कराते हैं। चंद्रमा विवाह जल्दी कब कराते हैं, ये कब होते हैं तो विवाह जल्दी कराते हैं। अगर ये आरंभ से ही खुश हो ना तो विवाह जल्दी करा देते हैं। और चंद्रमा आरंभ से कब खुश होंगे? व्यक्ति का जन्म शुक्ल पक्ष के अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के बीच हो, उसे अमावस्या दोष ना लगा हो, वो किसी भी पापग्रह से प्रभावित ना होते हों। अब पहली बात कि अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ सप्तम भाव पे अकेले बैठे हों, अगर सप्तम भाव में चंद्रमा अकेले बैठे हों ना, क्रमशः वो नीच के नहीं होने चाहिए, वो नीच के नहीं होने चाहिए, और अकेले अगर बैठे हों तो विवाह ये जल्दी करा देते हैं। उसके बाद अगर चंद्रमा की स्थिति आपकी कुंडली में सप्तम भाव में जो अंक लिखा हो उस अंक के अधिपति के साथ वो कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो विवाह जल्दी करा देते हैं। बात समझ में आई? चंद्रमा अगर सप्तम भाव के अधिपति के साथ कहीं भी कुंडली में बैठे हों तो वो विवाह जल्दी करा देते हैं, देर नहीं कराते, इंतजार ज़्यादा नहीं कराते। दूसरी बात, ये दूसरी बात थी। तीसरी बात है कि चंद्रमा अगर पंचम भाव के अधिपति के साथ, लग्न के अधिपति के साथ, नवम के अधिपति के साथ और एकादशवें के अधिपति के साथ कुंडली में कहीं भी बैठे हों तो ये विवाह जल्दी करा देते हैं और इंतजार नहीं करना पड़ता है ज़्यादा, नहीं तो बड़ी थक आते हैं। ये चंद्रमा बड़े इनके बारे में कहा जाता है मनस्तु हितगु। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है ये मन के अंदर उठने वाली भावनाओं के। आपका पति कैसा मिलेगा ये जानना चाहते हैं, आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, तो चंद्रमा को देख लीजिए और उसकी कुंडली में सबसे पहले चंद्रमा को देख लेना।
अगर वो कमज़ोर रहा ना तो वो मन का भटका हुआ मिलेगा और उसकी चित्तवृत्तियां प्रतिकूल मिलेंगी। फिर सुंदरता पे ना जाना, उसके मन को पढ़ना जरूरी है, ये जरूरी है। तो याद रखिए, यहां अगर सप्तम में अकेले हो या सप्तमेश के साथ हो, लग्न के अधिपति के साथ हो, पंचम के अधिपति के साथ हो, सप्तम, नवम और एकादशवें के अधिपति के साथ अगर चंद्रमा होते हैं तो विवाह जल्दी करा देते हैं। और अगर वो किन किन स्थितियों में होते हैं तो विवाह देर से कराते हैं, अब ये भी बता देता हूं। आइए आपको ये बता देता हूं कि अगर चंद्रमा किन किन स्थितियों में होते हैं तो विवाह के विलंब के कारण बनते हैं। अगर चंद्रमा पापग्रह रहा शुरू से ही, मतलब वो कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के बाद और शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से पहले का हो जन्म, तो चंद्रमा पापक होता है। और दूसरी बात कि वो कुंडली में अगर अच्छे भावों में ना बैठा हो, जैसे त्रिक भावों में बैठा हो, छठे, आठवें, 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठा हो, उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होता हो, या फिर अगर ऐसी स्थिति कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा चर राशियों में बैठे हों। चर राशि कहने का मतलब है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 4 राशियां चर राशियां होती हैं। और अगर इनकी कुंडली में या किसी भी जातक की कुंडली में वो किसी भी भाव में चंद्रमा अगर इन राशि में बैठे हो ना, तो समझ लीजिएगा कि विवाह थोड़ा देर से होता है और विलंब का कारण बनता है। बात समझ में आई? अगर चंद्रमा के ऊपर से कहीं से भी गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो भी विवाह विलंब से होता है। यह भी एक बात है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं बैठे हों और गुरु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से उन्हें देख रहे हों तो भी विवाह विलंब से होता है। और अगर चंद्रमा जहां भी बैठे हों या चंद्रमा जहां भी स्थिति में हो, उसके ऊपर शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव हो। प्रभाव होने का मतलब क्या है कि या तो चंद्रमा शनि, मंगल, राहु, केतु की राशि में बैठे हों या फिर शनि, मंगल, राहु, केतु कहीं से भी अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं और मंगल 4वीं, 7वीं और 8वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हों। तो अलग बात है कि ये लक्ष्मी योग बनाएंगे या धन देंगे या विष दोष बनाएंगे, लेकिन विवाह भी विलंब से कराते हैं। ये बात भी पक्की है। अगर चंद्रमा पंचम भाव के अधिपति के साथ मिल करके बैठे हों और 12वें चले जाएं, दूसरे चले जाएं, 8वें चले जाएं, छठे चले जाएं, तीसरे चले जाएं, तो ये विवाह के विलंब के कारण बनते हैं। अगर चंद्रमा सप्तम भाव के अधिपति के साथ बैठा हो या अमावस्या दोष वहीं पे लगा हो कुंडली में, यही सप्तम भाव में, या चंद्रमा बिल्कुल एकदम सूर्य के निकट बैठे हों तो अस्त हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी विवाह विलंब से कराते हैं। ये सब स्थितियां अगर आपकी कुंडली में बन रही हों तो समझ लीजिए कि विवाह में विलंब का कारण बन रहा है। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव हो या चंद्रमा के ठीक आगे शनि बैठे हों या ठीक चंद्रमा के आगे कोई पापग्रह बैठा हो, शनि, मंगल, राहु, केतु, तो भी चंद्रमा को गति करने में, अपने परिणामों को देने में दिक्कत होती है। बात समझ में आई? तो ये थे चंद्रमा की स्थितियां, जहां पे मैंने आपको ये बताया कि विवाह आरंभ और जल्दबाजी में कैसे कराते हैं और देर से क्यों और कैसे कराते हैं। अब ये चंद्रमा विवाह रखते कैसे हैं, इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब आइए आपको ये बता देता हूं कि चंद्रमा किन किन परिस्थितियों में और प्रसन्न होते हैं तो विवाह को अच्छे से और स्मूथ चला देते हैं। जैसे अगर उनकी स्थिति कभी भी यहाँ के अधिपति के साथ हो, लग्न के अधिपति के साथ हो, द्वितीय के अधिपति के साथ भी अगर वो बैठेंगे तो दाम्पत्य को एकदम अनुकूल और प्रतिकूल ले जाने से बचा देते हैं, एकदम अनुकूल रखते हैं। उसमें स्थितियाँ और दोनों के जो विचार होते हैं वो मिलते जुलते हैं। चतुर्थ के चंद्रमा भी अच्छे माने जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि यहाँ पे वो जब भी बैठे हों तो पापक ग्रहों के प्रभाव में ना हो, राहु केतु उनसे दृष्ट न होते हों या राहु केतु उन्हें देख ना रहे हों। उनके साथ यहाँ पे अगर शुक्र बैठ जाए तब तो कहना ही क्या है, अद्भुत होता है ये योग, अगर यहाँ पे शुक्र बैठ जाते हो तो। और उसके बाद अगर पंचमेश के साथ बैठे हों, यहाँ पे वो यहाँ के अधिपति के साथ बैठे हों, ये तो बात हो जाती है पंचमेश के साथ, और साथ ही साथ यहाँ वो अगर गुरु के साथ और शुक्र के साथ बैठे हों, बुध के साथ बैठे हों, तो पति अच्छा मिलता है, पत्नी अच्छी मिलती है, मन की स्थितियाँ अनुकूल रहती हैं। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हों, सप्तमेश के साथ बैठे हों या गुरु के साथ बैठे हों या चंद्रमा के साथ बैठे हों या शनि के साथ भी अगर बैठे हों तो वैचारिक मतभेद होता है, लेकिन दाम्पत्य फिर भी चला देते हैं। अगर ऊपर से शुक्र की दृष्टि पड़ जाए, अगर चंद्रमा सप्तम में बैठे हों और बुध के साथ बैठे हों, अगर चंद्रमा शुभग्रह होकर के गुरु के साथ बैठे हों
तो भी ये विवाह को स्थिति में रख देते हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हों तो भी स्थितियां अनुकूल होती हैं धन के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं ताना तानी तो जरूर होती है, लेकिन फिर भी विवाह को वो चला देते हैं, खींचना पड़ता है। उसके बाद अगर नवम भाव में बैठे हों, नवमेश के साथ, यानी कि नवम भाव में जो राशि बन रही है उस राशि के अधिपति के साथ अगर चंद्रमा बैठे हों, चंद्रमा दरअसल डिपेंडेबल ग्रह होते हैं। वो अपना प्रभाव और अपना परिणाम जब भी देते हैं तो सामने वाले को देख करके और अपनी राशि के अनुरूप देते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। तो उनको अपने फल को देने में पहले उनको अपने आप को ये देखना पड़ता है कि मैं शुभ ग्रह बन रहा हूँ या पापक। उसके बाद मेरी स्थिति राशि के आधार पर कौन सी है। उसके बाद चंद्रमा अपना फल देने के लिए ये देखते हैं कि मैं भाव में कौन सा बैठा हूँ। उसके बाद ये देखते हैं कि मैं किसके साथ बैठा हूँ। उसके बाद वो ये देखते हैं कि मेरे ऊपर कौन देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप जब चंद्रमा देख करके संतुष्ट होते हैं तभी वो व्यक्ति को क्योंकि वो सुकोमल है ना, वो मन है और वो तुरंत भटक जाता है, तो उसको सारी चीज़ें बिल्कुल अनुकूल मिलनी चाहिए, तभी वो जाकर के बेहतर परिणाम देते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। मनस्य जायते चंद्रमा, चंद्रमा मनस्य जायते, चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में मन का कारक होता है। इन्हें मनस्तु हितगु कहा गया है। ऐसी स्थिति में कि अगर चंद्रमा अगर एकादशवें में भी बैठे हों तो व्यक्ति को लाभ देते हैं। धन के साथ व्यक्ति का जीवन बेहतरीन बीतता है। दाम्पत्य में आने के बाद व्यक्ति का जीवन सर्वोत्तम सुखों को भोगने वाला हो जाता है। तो ये जो स्थितियां बन रही हैं कुंडली में, जहां भी मैंने लग्न, पंचम, सप्तम, नवम, एकादश और ये चतुर्थ भाव, अगर ये स्थितियां बनती हों तो व्यक्ति की कुंडली में या व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा को ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अच्छे तरीके से जीवन निर्वाह कर लेगा। उसका दाम्पत्य कहीं भी टूटेगा नहीं, कहीं भी फूटेगा नहीं। दाम्पत्य में संबंध अगर खराब करना चाहते हो तो व्यक्ति की कुंडली में और अच्छा रखना चाहते हो तो सबसे पहले चंद्रमा को देखिए। एकदम सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह होता है वो किसी भी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा ही होते हैं। चंद्रमा विवाह जल्दी क्यों कराए, चंद्रमा देर से क्यों कराए, विवाह के लिए वो कितने जिम्मेदार होते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर व्यक्ति की कुंडली में गुरु से चंद्रमा जहां दृष्ट होते हैं तो विवाह के विलंब के कारण बनते हैं, अगर दृष्ट होते हैं तो, लेकिन अगर वो साथ में बैठ जाते हैं तो वो विवाह के बाद सुखों के प्रदाता भी बना देते हैं, बेहतरीन सुखों का मालिक बना देते हैं। पंचम भाव का अधिपति अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो विवाह को सर्वोत्तम सुखों का भोक्ता और जबरदस्त दोनों के बीच में प्रेम होता है, जातक और जातिका के बीच में ये स्थितियां बनती हैं। अब आइए आपको वो चीज़ बताता हूं जो अपने विवाह को करने से पहले निश्चित रूप से ग्रह बल के आधार पर देख लेना चाहिए। ये अंतिम कड़ी है इस कार्यक्रम की। विवाह में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है और जो अध्ययन करने वाली बात होती है वो ग्रह बल शुद्धि होता है। और ये ग्रह बल शुद्धि में 3 ग्रहों को देखा जाता है। वर की कुंडली के आधार पर उसकी कुंडली में उसकी राशि से सूर्य की स्थिति एक स्थिति में होनी चाहिए जो मैंने सूर्य वाले कार्यक्रम में बताई है। चंद्रमा अगर व्यक्ति की कुंडली में या दोनों की कुंडली में, वर और वधू दोनों की कुंडली में अगर गोचर से जिस दिन विवाह हो रहा हो या जैसे समय पे विवाह का कार्य किया जा रहा हो, अगर दोनों की कुंडली से चौथे, 8वें और 12वें जाते हों, ध्यान दीजिएगा, चौथे, 8वें और 12वें जाते हों तो विवाह के लिए अशुभ होता है। और एक बात बताऊं तो आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, दरअसल विवाह होने के बाद हम अक्सर पूछते हैं कुंडलियां तो मिल गई थी फिर भी विवाह में दिक्कत क्यों आती है। आपकी कुंडली में दशा किसका था, किसकी दशा में आपने विवाह करी थी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति बल के आधार पर कैसी थी, गुरु की स्थिति कैसी थी, ये चीज़ें बिना देखे अगर विवाह करते हैं तो संभावनाएं विवाह के कमज़ोर होने की बढ़ जाती हैं। आज के कार्यक्रम में हमने क्या क्या जाना। आज के कार्यक्रम में कि विवाह चंद्रमा जल्दी कब कराते हैं, विलंब से कब कराते हैं, विवाह दाम्पत्य को अच्छा कब रखते हैं और कब विवाह करना चाहिए। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। दरअसल उसका अर्थ एक ही है और गीता के संपूर्ण अगर अध्यायों को समझते हैं एक ही बात आती है, कर्म करो फल की चिंता ना करो। आपके पठन पाठन, अध्ययन और अध्यापन और साथ ही साथ आपके किए गए प्रत्येक कर्म और प्रत्येक प्रकार की गतिविधि को अगर लाभ से युक्त करके देख रहे हों तो निश्चित रूप से उसमें विलंब होने की संभावना बढ़ जाती है और वो परमात्मा के पास नहीं पहुंचती है। वो इधर ही उनकी आयु पूर्ण हो करके वो क्षति को प्राप्त कर जाती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।